जो गरीब है उसको न्याय नहीं मिलेगा, जो पावरफुल है, जो पैसे से पावरफुल है या पदों से पावरफुल है उसको न्याय मिलेगा। ऐसा भी आरोप लगा सकता है जिसका कोई आधार न हो, निराधार आरोप लगा सकते हैं, बिल्कुल फर्जी आरोप लगा सकते हैं, कोर्ट में आरोप साबित होते हुए पाए जाते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिर इसके बाद जज जस्टिस यशवंत वर्मा को 14 मार्च 2025 का दिन भारत की राजधानी दिल्ली और समय रात का 11:30 बजे 11:30 बजे रात को एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और 15 मार्च का दिन सुबह होते होते पूरे मीडिया में खबरें फैल जाती हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और एक बार फिर से न्यायपालिका और न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर से तेजी से फैलने लगता है, जिस पे तेजी से चर्चाएं होने लगती हैं। आज इस बतकही चौपाल पे हम न्यायपालिका और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दूं कि ये चर्चा, इस वीडियो को शुरू करने के पहले आपको बता दें कि ये जो भी चर्चाएं आज हम लोग कर रहे हैं ये प्रॉपर साक्ष्य पे, सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट हैं उस पे, सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणियों पे और तमाम मीडिया खबरों पे आधारित हैं। इसमें हमारा कोई अपनी तरफ से कोई भी व्यक्तिगत जो विचारधारा नहीं है। इसमें जो 14 मार्च 2025 की घटना घटित हुई वो हम आज दीपक सर से जानना चाहेंगे कि वो घटना क्या थी और ये मुद्दा अचानक न्यायपालिका और भ्रष्टाचार को लेकर के क्यों उठा। नमस्कार सर। सर, हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे कि 14 मार्च 2025 को कौन सी घटना घटी जो पूरे देश को झकझोर के रख दिया। दिवसेन जी, 14 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा जी के घर के स्टोर हाउस में आग लगती है और वहां पर अधजली कुछ नोटें और इसके साथ ही स्टोर हाउस में कुछ और भी नोटों का बंडल पकड़ा जाता है। दमकल आग पार्टियां आज आग बुझाने के लिए गई थी और दिल्ली पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। इस नोटों के बंडल से अब सवाल ये उठा कि किसी सिटिंग जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनके घर के स्टोर रूम में अगर ये नोट के बंडल पकड़ मिलते हैं तो ये क्या किसी लिंक की तरफ संकेत करते हैं, इसका कनेक्शन क्या किससे है, और इसके साथ ही कि क्या ये, जैसा कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि ये उन्हें फंसाने की साजिश है, उन्हें बदनाम करने की साजिश है और इसका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो एक पब्लिक परसेप्शन है वो पब्लिक परसेप्शन तो ये है कि अगर किसी के घर के स्टोर रूम में कोई भी नोट का बंडल मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो वो उसकी ओनरशिप जो है वो उस व्यक्ति की ही मानी जाएगी जिसके घर पर क्या है ये चीज मिली। इस घटना ने कई बहुत बड़े, बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो ये है कि इस नोट का कनेक्शन किससे था। ये जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा से जुड़ा हुआ पूरा विषय था या जैसा वो कह रहे हैं उस तरह की बात है, उसमें कोई सच्चाई है। दूसरी बात यह है कि जो न्यायपालिका में इस प्रकार से जो घटनाएं घटित होती हैं तो जस्टिस वर्मा के द्वारा तमाम ऐसे फैसले दिए गए जिन फैसलों को लेकर लोगों के मन में एक डाउट आ गया कि अगर जस्टिस वर्मा के साथ इस नोट का कोई कनेक्शन है और उन्होंने कोई, इसमें क्या है कि अगर ये रिश्वत की धारणा कोई बनती है और ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में न्याय जो दिया गया उस न्याय पर भी संदेह क्या खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सर। हमारे यहाँ जजों को लेकर, हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर जो एक इंटरनल जो मैकेनिज्म है खुद कोर्ट का, उस पर भी सवाल खड़ा हुआ, न्याय प्रशासन पर सवाल खड़ा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसकी निष्पक्षता और उसकी जवाबदेही, इन तीनों पर बहुत बड़ा क्या है एक क्वेश्चन मार्क क्या है उठ खड़ा हुआ है। अच्छा सर, इतनी बड़ी घटना हुई और इस तरीके के मुद्दे जब उठ करके आ रहे हैं तो आम लोगों के मन में एक बात उठ करके आती है कि ऐसे अगर नोटों की बंडल पाई गई तो फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ।
हाँ, इसमें एक है कि एक जज और एक गैर जज जी दोनों के बीच में भारत में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार अंतर किया जाता है। जज और गैर जज दोनों, जैसे कि कोई ऑफिसर अगर होता, जी कोई भी ऑफिसर, चाहे वो आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, या कोई दूसरा कोई कर्मचारी है, और इसके साथ ही जो जजेस हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत सभी को लोक सेवक माना गया है। और वी रामास्वामी 1991 के वाद में, वी रामास्वामी बनाम भारत संघ 1991 के वाद में जजेस को भी पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक माना गया है। लेकिन एक आईएएस, एक आईपीएस ऑफिसर और या कोई जो एग्जीक्यूटिव का कोई कर्मचारी है, जब उनके खिलाफ कोई भी इस तरह की चीज होती है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। यहां पर एफआईआर तब तक दर्ज नहीं हो सकता है जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को एक परामर्श दे, और वो परामर्श क्या होता है, बाध्यकारी होता है। 1991 के रामास्वामी बनाम भारत संघ के वाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि किसी भी हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ आरोप लगने पर एफआईआर तभी दर्ज होंगे जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को इस प्रकार का परामर्श देंगे, और वह परामर्श बाध्यकारी होगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जजेस के ऊपर कोई भी ऐसा भी आरोप लगा सकता है जिसका कोई आधार न हो, निराधार आरोप लगा सकते हैं, बिल्कुल फर्जी आरोप लगा सकते हैं, और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर भी कुछ चीजें की जा सकती हैं। तो जजेस को इस तरह की चीजों से बचाने के लिए ये किया गया, एक गेटकीपर के रूप में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है। और एक इंदिरा जयसिंह बहुत जानी मानी वकील हैं दिल्ली की, उन्होंने एक बीबीसी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि अगर हम एक जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सीधी परमिशन दे दें तो जजेस के खिलाफ हवलदार भी क्या करेगा, वह भी क्या है एफआईआर क्या है दर्ज, व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी, समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। इसलिए एक जज के ऊपर, मतलब ये आरोप की गुंजाइश होने पर भी, आरोप जैसा आरोप लगने पर भी एक जज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो 1999 से जो एक आंतरिक व्यवस्था है, उस आंतरिक व्यवस्था के तहत पहले कोर्ट या तो हाई कोर्ट जांच करता है, दो व्यवस्थाएं आंतरिक व्यवस्थाओं में, या तो हाई कोर्ट जांच करता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जांच का आदेश देते हैं। अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये लगता है कि ये मामला ज्यादा गंभीर है तो वो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये इस बात के लिए क्या है कहते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में देखा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई संजीव खन्ना साहब ने वहां पर एक 3 जजेस की, एक 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक कमेटी बनाई। एक उसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, दूसरा उसमें हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है, और तीसरा उसमें कर्नाटक हाई कोर्ट है। तीनों हाई कोर्ट के जजेस की कमेटी बनाई गई। वो कमेटी अब जांच कर रही है कि जो नोटों का बंडल मिला, क्या उसका कनेक्शन जस्टिस यशवंत वर्मा से है, क्योंकि उनके स्टोर रूम में क्या है मिला है। तो सर, ऐसे कदाचार में लिप्त जजों के लिए फिर किस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं? पहली व्यवस्था तो ये है कि न्यायालय की स्वतंत्रता को और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए उसे कार्यपालिका के दखल और दबाव से भारत में मुक्त रखने की एक राजनीतिक परिपाटी प्रणाली विकसित कर ली गई है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये जो जांच कमेटी है वो कोई भी रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट में आरोप साबित होते हुए पाए जाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिर इसके बाद जज जस्टिस यशवंत वर्मा को ये इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। अगर वो इस्तीफा देने से इनकार करते हैं, मतलब ये एक एजम्पशन है, मतलब अभी तो जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक तो उनको निर्दोष माना जाएगा। इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं किसी भी आरोपित जज के ऊपर आरोप सिद्ध होने पर। अगर वे आरोपित जज आरोप सिद्ध हो जाने पर, दोष सिद्ध हो जाने पर इस्तीफा देने से इनकार करते हैं, तो उसके बाद वे क्या है महाभियोग के लिए कह सकते हैं। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है
वो संसद के जिम्मे है। संसद में लोकसभा से अगर महाभियोग शुरू होता है तो 100 सांसदों का प्रस्ताव संकल्प जरूरी होता है, राज्यसभा से शुरू होता है तो 50 के तहत होता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया लागू होती है। 218 के तहत हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर लागू होती है, और एक 1968 का जजेस इंक्वायरी एक्ट है। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट में सारे प्रोसीजर्स बताए गए हैं। एक उसमें भी क्या है कि जैसे ही कोई सदन इनिशिएट करता है तो 3 सदस्यीय एक समिति बनती है जिसमें न्यायपालिका के हाई कोर्ट के ही 3 जज रहते हैं। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो वैसी स्थिति में अगर राज्यसभा की एक कमेटी बनी या लोकसभा की एक कमेटी बनी, उसमें 3 जज हैं, वो तीनों जज जो है वो आरोप सही पाते हैं, तो राज्यसभा या लोकसभा जहां पर भी ये आरोप लगाया गया है वहां पर फिर वोटिंग होती है। वोटिंग का विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी होता है, और सेम प्रोसीजर फिर दूसरे सदन में क्या है अपनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जज साहब लोगों को हटा दिया जाता है। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारत में अभी तक किसी भी जज को महाभियोग से हटाया नहीं जा सका है। महाभियोग की प्रक्रिया भारत में काफी कठिन है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 भी केवल सांसदों और विधायकों को पावर देता है। भारत में किसी जनरल पब्लिक में किसी व्यक्ति को ये पावर नहीं है कि वो जजेस के खिलाफ कोई भी मिसकंडक्ट इसकी स्थिति होने पर या फिर भ्रष्टाचार के मामले में सीधे वह क्या है कोई चीज इनिशिएट कर सके। 2010 में एक न्यायिक मानक और उत्तरदायित्व विधेयक लाया गया था, जिसमें ये कोशिश की गई थी कि हम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको भी जजेस को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत का एक अधिकार दे दें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो न्यायिक मानक और उत्तरदायित्व विधेयक 2010 वो पारित नहीं हो पाया। तो जो प्रक्रिया है काफी कठिन है, और रामास्वामी साहब पहले जज थे 1991 में, उसके बाद पीडी दिनकरन, सौमित्र सेन, इन लोगों को के ऊपर महाभियोग लगाया गया, लेकिन किसी के ऊपर सफलतापूर्वक महाभियोग से हटाया नहीं जा सका। इनमें से 2 जज ऐसे थे जिन्होंने महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने के पहले ही जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इसमें एक नया मामला आया है या नए किस्म की बात आई है। दरअसल 2018 में एक घटना हुई थी, जनवरी 2018 में। उसमें 4 जजेस जो थे, जो सीनियर मोस्ट कॉलेजियम के भीतर शामिल जो जज थे, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्कालीन जो दीपक मिश्रा साहब थे, उनके खिलाफ रोस्टर को लेकर असंतोष का विषय था, जिसको लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने बहुत ही संगीन आरोप लगाए थे कि उनको जो विषय दिए जा रहे हैं वो विषय क्या है, या केसेस जो दिए जा रहे हैं वो उनसे जूनियर जजेस को दे दिए जा रहे हैं, उनको ये केसेस नहीं दिए जा रहे हैं जो उनकी सीनियरिटी के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद जस्टिस दीपक मिश्रा पर राज्यसभा में 60 लोगों ने महाभियोग का प्रस्ताव दिया, और उस महाभियोग के प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति ने खारिज कर दिया। वो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो अब उसमें बात ये थी कि अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ ही क्या है कोई विषय है तो चीफ जस्टिस नहीं सुनेंगे, तो वो एक दूसरे बेंच को दिया गया। लेकिन उसमें कपिल सिब्बल साहब जो थे वो उस समय वकील थे, 2 सांसद थे, उसमें बाजवा साहब एक सांसद थे और एक याग्निक, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में महाभियोग की प्रक्रिया को राज्यसभा के सभापति के द्वारा उसके प्रस्ताव को खारिज किए जाने को लेकर चुनौती दी थी। लेकिन उसके प्रोसीजर से कपिल सिब्बल जो है बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हमारी याचिका वापस कर लिया जाए। तो भारत में ये भी एक विवाद का विचारणीय विषय बन गया है कि क्या किसी जज के खिलाफ जब महाभियोग का जो प्रस्ताव रखा जाता है तो क्या ये सभापति उसको क्या है उस प्रस्ताव को शुरू में ही क्या है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बातें कह जा चुकी हैं। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है भारत में। तो भारत में जो आंतरिक प्रक्रिया है वो जुडिशरी के खुद हाथ में है। जो संसद जहां पर इन्वॉल्व होती है वो प्रक्रिया भी काफी कठिन है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया में जजेस जो है वो अनइम्पेचेबल हो गए हैं, वो महाभियोग की कठिन प्रक्रिया की वजह से उससे बिल्कुल बाहर हो गए हैं
और ये उनके उत्तरदायित्व को थोड़ा कम कर देता है, जवाबदेही को कम कर देता है, क्योंकि उनको हटाए जाने का जो एक संवैधानिक जो एक डर है, जो एक बाध्यता है, वो क्या है, दिखती नहीं है सिस्टम में। अच्छा सर, जैसे जस्टिस वर्मा के ऊपर जो आरोप लगे, आरोप के बाद उनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से प्रयागराज हाई कोर्ट कर दिया गया, तो सर वहाँ के वकीलों ने विरोध शुरू कर दिया। तो सर आपको क्या लगता है कि वहाँ के वकीलों का विरोध क्या ये जायज है, और क्या कारण है कि वो विरोध कर रहे हैं? मेरी ये तो पहली बात तो ये है कि वो वकीलों ने जो विरोध किया, जो इलाहाबाद बार काउंसिल ने जी जस्टिस वर्मा के मामले में उनके ट्रांसफर के मामले में जो इन्होंने विरोध किया, तो उस विरोध के पीछे वजह ये थी कि ये एक क्या है, पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको भेजा जा रहा है। पीडी दिनकरन के मामले में भी ऐसा हुआ था कि उनके ऊपर जमीन का एक इल्जाम लगा कि उन्होंने जमीन का को कब्जा किया और अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया। पीडी दिनकरन कर्नाटक हाई कोर्ट के जज थे। उनको पहले कहा गया कि आप छुट्टी पर चले जाइए, वो छुट्टी पर नहीं गए। फिर उसके बाद उनको इस्तीफा देने के लिए भी कहा गया, इस्तीफा भी नहीं दिया उन्होंने। उनको सिक्किम हाई कोर्ट भेज दिया गया। तो इलाहाबाद बार काउंसिल ने ये जो मतलब जो जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर एक दबाव बनाया, और इलाहाबाद बार काउंसिल ने ही दबाव नहीं बनाया, दरअसल देश के 6 बार काउंसिल के लोग दिल्ली आए थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उन्होंने मुलाकात की। उसमें इलाहाबाद बार काउंसिल के अनिल तिवारी जी भी थे और बाकी लोग भी थे। इसके अलावा जो है देश में 20 से अधिक बार काउंसिल्स ने इसका क्या समर्थन किया। पहली बार बार और बेंच में एक दीपसेन जी एक बिल्कुल सीधा सीधा मामला दिख रहा है, और बार जो है वो बेंच के इस पूरे उससे मतलब इस पूरे प्रकरण से उसको ये लग रहा है कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को इससे बहुत गहरा धक्का पहुंच सकता है। लोगों के धारणाओं में न्यायपालिका का बहुत उच्च स्थान है, और लोग गांवों में कई बार लोग न्याय को लेकर धमकियां देते हैं कि तुमको सुप्रीम कोर्ट तक देखेंगे। ठीक है, तो वो धारणा क्या है कि, और एक जज के खिलाफ इस तरह के आरोप लगने के बाद तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बार काउंसिल ने जो एक शब्द प्रयोग किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डंप यार्ड नहीं है, उसको कल उपेंद्र बख्शी जी ने एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा, तो उन्होंने कहा कि ये शब्द प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का ये कहना है कि अनुच्छेद 222 के तहत जो दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट उन्हें भेजा गया है, उसका इस कैश स्कैम से कोई लिंक नहीं है। ये एक प्रक्रियागत निर्णय था। हालांकि 2-3 दिन पहले दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में एक न्यूज आई, फ्रंट पेज पर न्यूज थी कि जो कॉलेजियम है वो जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर के तबादले के मामले पर पुनर्विचार करने की हामी उसने भर दी है। दरअसल इलाहाबाद जो बार काउंसिल है वो कह रहा है कि पुनर्विचार भी करिए, एफआईआर भी दर्ज करिए, जैसे आप एक दूसरे पब्लिक सर्वेंट पे करते हैं, वो एफआईआर भी क्या है आपको प्रॉपर क्या है दर्ज किया जाए। तो काफी क्या है बार ने दबाव बनाया है इस मामले में। सर, अभी तक तो हम लोगों ने जस्टिस वर्मा से संबंधित केस को बड़ी बारीकी से समझा। इसी से जुड़ा एक शब्द आता है सर, जिसकी चर्चा 2010 में जस्टिस साहब ने किया था, अंकल जज सिंड्रोम। तो सर हम लोग जानना चाहेंगे कि अंकल जज सिंड्रोम क्या है और किस तरीके से न्यायपालिका में इस मुद्दे को जोड़ करके दिखा जाता है। सर, एक बिहार की 2 भोजपुरी गायक बहनें हैं, 2-3, हेमा पांडे और करीना पांडे जी। तो उन लोगों का एक गाना है कि है पुलिस प्रशासन सरकार का करी जी, हमार चाचा रंगदार तो जवार का करी। तो जो अंकल जज सिंड्रोम है कुछ इसी तरह का सिंड्रोम है कि कोई वकील साहब है, कोई लोअर जुडिशरी के जज साहब हैं, उनके गॉडफादर की तरह कोई जज साहब ऊपर है जी, और वो उनको क्या है एक तरह का संरक्षण दे रहे हैं। 2010 में मार्कंडे काटजू, जस्टिस मार्कंडे काटजू इलाहाबाद उच्च न्यायालय उसमें थे वो उस समय, और ज्ञान सुधा मिश्र, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्र, इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले में कहा था कि देयर इज समथिंग रॉटन इन द कोर्ट, कोर्ट में कुछ सड़ रहा है, और 2-2, 3-3 साल की प्रैक्टिस में जो लोग आगे आए हैं वो करोड़पति बन जा रहे हैं। उनके अपने कनेक्शंस की तरफ उन्होंने क्या है संकेत किया। ये जो
अंकल जज सिंड्रोम है। इसमें क्या हो रहा है कि नियुक्तियों में पक्षपात, निर्णयों में कहीं ना कहीं पक्षपात की बात, जैसे अपॉइंटमेंट में भी एक क्या है तरफदारी की बात दिखती है, मेरिट को थोड़ा दरकिनार कर दिया जाता है। और इवन बेल वगैरह के मामले में भी ये कहा जाता है। और इंदिरा जयसिंह का बीबीसी पर एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कोट किया है कि लोग ये कहते हैं कि अगर तुम्हें केस जीतना है ना तो इस जज को क्या है आप पकड़ लीजिए। और हर जुडिशरी में, मतलब हर तरह के जुडिशियल बेंच में 4-5 ऐसे सुपरस्टार जो वकील हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द सारी कहानी क्या है घूम रही है। तो अंकल जज सिंड्रोम कोलेजियम के भीतर, कोलेजियम के बाहर दरअसल एक ऐसी प्रवृत्ति को बताता है जिसमें फेवरेटिज्म है, जिसमें नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, पक्षपात है, और एक संरक्षण कह दिया जा रहा है। ये भारत की न्यायपालिका का वो गुण है जो भारत की न्यायपालिका के निष्पक्षता को, जो भारत की न्यायपालिका के स्वतंत्रता को और भारत की न्यायपालिका की पारदर्शिता को, तीनों को क्या कर रहा है, तार तार कर रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका लॉ कमीशन ने भी क्या जिक्र किया। और जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालय के केस में बार काउंसिल ऑफ इलाहाबाद ने यही अंकल जज सिंड्रोम का क्या है जिक्र किया। और ये कहा कि ये जो केस है, जो जस्टिस वर्मा का जो केस है, वो केस दरअसल अंकल जज सिंड्रोम का उदाहरण है। वो व्यवस्था के भीतर, प्रणाली के भीतर जो चीज गड़बड़ है, उस गड़बड़ चीज का क्या है उदाहरण है। तो अंकल जज सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी बुराई है जो हमारे न्यायिक प्रणाली में क्या है आ गई है, और जो पक्षपात के रूप में, जो भाई भतीजावाद के रूप में दिखती है। सर, आपने भाई भतीजावाद की चर्चा की है, तो अभी राजनीति में भी भाई भतीजावाद देखा जा रहा है। और अभी कल ही न्यूज़ में हम लोगों ने देखा कि बलिया के एक नेताजी हैं, बड़े पद पे रह चुके हैं, बड़े परिवार से सम्मानित हैं, उनके बेटे की नियुक्ति दूसरे स्कूल में हो गई, और दूसरे स्कूल के जो ऑफिसर हैं उनके बेटे की नियुक्ति उनके स्कूल में हो गई। तो सर, ये चीज़ें पॉलिटिकल भी देखी जा रही हैं, रोजगार में भी देखा जाए, गवर्नमेंट जॉब में भी देखा जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें मानी जाए कि न्यायपालिका में भी देखी जा सकती हैं और देखी जा रही हैं। सर, इसमें न्यायपालिका में ये बात ज्यादा नुकसानदेह इसलिए है क्योंकि जब आप कहीं पर भी फेवर करते हैं, पक्षपात करते हैं, तो आप फेयर, निष्पक्ष नहीं रह जाते। और जब आप फेयर नहीं रह जाते हैं तो आप जस्ट नहीं रह जाते। प्रसिद्ध विचारक जॉन रॉल्स ने कहा था कि जस्टिस एज फेयरनेस है, न्याय निष्पक्षता की अवधारणा है। तो कोई भी पक्षपात हमेशा मेरिट को क्या करता है, डिनाई करता है, इंटीग्रिटी को क्या करता है, खत्म करता है। और जब जस्टिस की बात आती है तो उसमें जन, परिवार, सोसाइटी और जनरेशंस क्या होती है, प्रभावित हो जाती हैं। तो जुडिशियल ऑर्गन में, गवर्नमेंट के जुडिशियल ऑर्गन में इस प्रकार की प्रवृत्ति होना कहीं ज्यादा हानिकारक है। कार्यपालिका की भी कमियां बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती हैं, कार्यपालिका में भी ये बुराइयां हैं, लेकिन कार्यपालिका की जो बुराइयां हैं वो फिर भी क्या है इसकी तुलना में सीमित होंगी। तो इसलिए क्या है, ये एक बुराई जो है वो ज्यादा न्यायपालिका के संदर्भ में ज्यादा क्या है घातक क्या है दिख रही है। सर, देखा जाता है कि जैसे जब जज रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसे जज हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद कुछ बड़े पद भी ऑफर कर दिए जाते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल तमाम देखे जा रहे हैं। तो सर, जजों के मामले में सेवानिवृत्ति के लाभ से संबंधित व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं? हाँ, इसमें ये मामला अब धीरे धीरे क्या है उठने लगा है। और ये मामला जस्टिस रंजन गोगोई जी, जब एक चीफ जस्टिस राज्यसभा में मनोनीत होकर नियुक्त होते हैं, तो उनके साथ के जैसे जस्टिस चलमेश्वर ने, जस्टिस लोकुर ने और जस्टिस जोसेफ, कुरियन जोसेफ ने, इन लोगों ने जैसे ही जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा में मनोनीत हुए, उस समय क्या है उन्होंने कहा कि इससे लोगों की धारणाओं पर और न्यायपालिका की आजादी पर सवाल खड़े हो जाएंगे।
2014 में जस्टिस पी सदाशिवम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, रिटायरमेंट के बाद केरल में राज्यपाल बनाए जाते हैं। और ये कहा गया कि ऐसा पहला मामला था कि इंडिया के किसी चीफ जस्टिस को गवर्नर के पोस्ट पर उनके रिटायरमेंट के बाद पदस्थापित किया गया। एक इसमें यह भी बात कही गई कि इसमें गृह मंत्री को लेकर भी कुछ बातें कही गई। सोहराबुद्दीन केस था, उसमें उन्होंने जमानत वगैरह दी थी, फर्जी मुठभेड़ वाला मामला था, तो कुछ लोगों ने उससे भी लिंकअप किया। अब ये बातें पढ़ने को मिलती है, इंडिया टुडे में ये बातें पढ़ने को मिली कि पी सदाशिवम को जब ये किया गया तो इसको भी जो जानकार लोग थे, वो जानकार लोगों ने ये माना कि ये मानकों के तहत ये ठीक बात नहीं है, ये एक तरह से न्यायपालिका की आजादी को प्रभावित करेगा। क्योंकि मैं रिटायर होने वाला हूं और रिटायरमेंट के पहले मैं तब ये सोचूंगा कि मैं कुछ ऐसा जरूर कर दूं जिससे मेरे 65 वर्ष की उम्र के बाद भी मैं अगर 5-7 साल और सार्वजनिक जीवन में रहना चाहूं तो मुझे सरकार कोई अच्छी सी क्या है पोस्ट क्या है दे। तो मैं सरकार को, कार्यपालिका को खुश करने की कोशिश करूंगा। न्यायपालिका में 50 से 60% जो केसेज हैं वो सरकार के अगेंस्ट हैं। तो ये एक हेल्दी ट्रेंड नहीं है और इसीलिए ये सुझाव आ रहे हैं कानून के जानकारों की तरफ से कि एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए रिटायरमेंट के बाद, कि आप जब रिटायर हुए तो इतने साल तक आप किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर फिर से पदस्थापित नहीं किए जाएंगे। रंजन गोगोई राज्यसभा पहुंचने वाले दूसरे चीफ जस्टिस हैं। उसके पहले रंगनाथ मिश्रा 1998 से लेकर 2004 का रिजीम था और रंगनाथ मिश्रा आयोग को हम लोग पढ़ाते हैं। जी। तो रंगनाथ मिश्रा भी बहुत अच्छे जाने माने जज थे। तो जो मानक हैं वो सुचिता वाले, वो कई जगह क्या है टूटते हुए दिख रहे हैं और वो रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स के जो इस तरह के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वहां पे भी क्या दिख रहे हैं। सर, इसी से जुड़ा मुद्दा है न्यायिक तटस्थता और राजनीतिक प्रतिबद्धता। इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे सर? इसको एक उदाहरण से, पहली बात तो ये है कि जितने भी लोक सेवक हैं और हमारे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में और बी रामास्वामी केस 1991 में जजेस को भी पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। मैक्स वेबर ने कहा था कि लोक सेवक को निष्पक्ष होना चाहिए और अनामता में काम करना चाहिए। लोक सेवक अगर किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति पक्षपात रखता है, किसी राजनीतिक दल के प्रति उसका झुकाव है, तो ये उसके कार्य करने की दृष्टि से ठीक नहीं है। उसको इम्पार्शियल होना चाहिए और उसको एनोनिमस होकर काम क्या करना चाहिए। जजेस का तो फिर भी बहुत नाम हो जाता है क्योंकि जो केसेस लिखते हैं, जो डिसीजंस देते हैं, उन डिसीजंस में जजेस का नाम लिया जाता है। तो फिर भी जजेस के बारे में कहा जाता है कि उनको वादी प्रतिवादी किसी पक्ष से क्या है नहीं जुड़ना चाहिए, उनको कार्यपालिका के दखलंदाजी से और इसके साथ ही दूसरे किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त रहना चाहिए। लेकिन अभिजीत गंगोपाध्याय पश्चिम बंगाल के कलकत्ता हाईकोर्ट के जज 32,000 शिक्षकों की नौकरी पर डिसीजन देने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जज, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कई डिसीजंस की गलतियों को क्या है उजागर किया या उनके जो निर्णय थे उन निर्णयों ने बहुत सारे प्रश्न क्या उठाए। अगस्त में रिटायरमेंट के ठीक पहले वे इस्तीफा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी से वे इलेक्शन लड़ जाते हैं। जी। तो और तमलुक एक जगह है बंगाल में, वहां से वे इलेक्शन क्या है लड़ते हैं अभिजीत गंगोपाध्याय, और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की नीतियों की आलोचना शुरू की। तो इससे क्या हुआ, इससे लोगों के विश्वास को एक क्या है धारणाओं को ठेस पहुंची और 10 दिन पहले तक आप जस्टिस कर रहे थे, आप न्याय दे रहे थे और 10 दिन बाद आप इलेक्शन में उतर के जब आप कोई बात बोलेंगे तो ये जो आपका पॉलिटिकल जो अवतार है, जो राजनीतिक अवतार है, वो आपके न्यायिक कार्यों से, न्यायिक अवतार से मैच नहीं करेगा। और इसलिए मेरा अपना मानना है और मैंने जितना पढ़ा लिखा समझा जो विद्वानों की बात है वो ये है कि किसी भी जज को कभी भी पॉलिटिक्स में अलाउड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो शक्तियों का पृथक्करण है
उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक हमने सीमा रेखा खींची है। जी। न्यायिक कार्य करने वाला व्यक्ति अगर राजनीति में आता है तो ऐसी स्थिति में उसने अपने न्यायिक कार्य करते समय जो फैसले लिखे हैं उन फैसलों पर गहरा संदेह क्या उत्पन्न हो जाएगा। और इसी तरह से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक जज शेखर यादव जी, दिसंबर में उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली कि हमारी गीता और उनका कुरान, इस तरह की बातें उन्होंने बोली। और कपिल सिब्बल जी ने अभी कल इंडियन एक्सप्रेस में स्टेटमेंट दिया है कि 3 तरह की प्रवृत्तियां हैं। एक तरफ रंजन गोगोई जैसे हमारे जस्टिस हैं जिनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगने के बाद जो कमेटी बनती है उस कमेटी में खुद वो अरुण मिश्रा और आज के वर्तमान के जो चीफ जस्टिस है जस्टिस संजीव खन्ना के साथ वो कमेटी में खुद शामिल हो जाते हैं और अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की खुद वे जांच क्या करते हैं। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के भी बिल्कुल विपरीत था और इस पर बहुत से लोगों ने सवाल क्या है खड़े किए। और एक तरह की ये प्रवृत्ति भारत की न्यायपालिका में आ गई है और उसमें वो अक्षय कुमार की फिल्म का गाना है कि मुंसिफ ही मेरा चोर रे। जो मुंसिफ है वही क्या है, चोर है। जो चोर जिसके ऊपर आरोप लगा है वही मुंसिफ भी है, वही न्याय भी क्या है कर रहा है। तो रंजन गोगोई के केस को कपिल सिब्बल जी ने अगर इंडियन एक्सप्रेस देखेंगे तो उन्होंने एक तरफ रखा है। फिर दूसरा उन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल एलिगेंस जो है, झुकाव वाले, उसमें शेखर यादव को उन्होंने रखा है, उसमें अभिजीत गंगोपाध्याय को भी हम रख सकते हैं। ठीक है। तीसरा यशवंत वर्मा जी के केस या उनके केस हैं जहां पर फाइनेंशियल क्या है प्रॉब्लम्स हैं। मतलब सर कुल मिला जुला के जो बातें और जो एग्जाम्पल आप दे रहे हैं जो घटित भी हो रही हैं, तो इस तरीके से जो आम व्यक्तियों की धारणाएं होती हैं कि मतलब न्याय बिकता है और जो गरीब है उसको न्याय नहीं मिलेगा, जो पावरफुल है, जो पैसे से पावरफुल है या पदों से पावरफुल है उसको न्याय मिलता है, तो ऐसी धारणाओं को फिर तब तो बल ही मिल रहा है। बल ही मिल रहा है। और कर्नाटक के एक बहुत बड़े व्यवसायी खनिज के मामले से बेलारी में उनका बहुत बड़ा कारोबार, जनार्दन रेड्डी नाम है, और उनके ऊपर ये इल्जाम लगा कि ट्रायल कोर्ट के जज को 10 करोड़ रुपए की रिश्वत उन्होंने दी। और ट्रायल कोर्ट के जज को 10 करोड़ की रिश्वत देने के बाद उनको जमानत मिली। और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस थे, 2 जजेस ने बिल्कुल ये लिखा, ये कहा कि इस तरह की गलत चीजों से न्यायपालिका को बचाना बहुत जरूरी है और इसको जड़ से क्या खत्म करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ज्यादा मामले तो नहीं है, लेकिन कुछ मामले में ये देखने को आ रहा है कि जो हमने भारत के संविधान में अनुच्छेद 39A में समान न्याय की बात की है, जो हमने प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की है, वो सबको सुलभ नहीं है। और निश्चित रूप से कुछ फैसलों पर रिश्वत के प्रभाव से अब तो मीडिया में भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। इंडिया टुडे ने जब एक जस्टिस साहब थे जो प्रधानमंत्री की मीटिंग में उनके आंसू निकल गए थे और जो कोलेजियम को जो कोलेजियम को सपोर्ट करने और एनजेएसी को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो दरार पैदा हुई, उस दरार में कहीं ना कहीं न्यायपालिका जो भी रिकमेंडेशन करे कार्यपालिका नहीं मानी, तो एक दरार अभी भी है। वो जो दरार है उस दरार में अब कार्यपालिका ये देख रही है कि न्यायपालिका में कुछ लोग बैठे हुए जो लोग हैं वो पैसे के आधार पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों की जो धारणाएं हैं, इन धारणाओं को गलत नहीं माना जा सकता। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गोपालपुर की झुग्गी का कोई आदमी दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसी बढ़िया वकील को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो मुकदमा नहीं लड़ सकता। तो न्याय जो है वो बहुत महंगी विलासिता हमने बना दिया है। और हमें हमारे पूर्व चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने कहा था कि पीआईएल का इतना मिसयूज हुआ है कि उसको उन्होंने लग्जरियस लिटिगेशन तक कहा। कि आप सोचिए कि जो जनहित याचिकाएं जो पीएन भगवती ने 1979 में शुरू की थी, और इसके साथ ही एक और जज साहब थे जिन्होंने शुरू किया था, जिससे भारत में न्यायिक सक्रियता आकार लेती है,
उसका भारत में अमीरों ने और भारत में संपन्न तबके ने, कॉरपोरेट जो लॉबी थी, उसने इतना दुरुपयोग किया कि वो अब क्या है, लग्जीरियस लिटिगेशन के रूप में क्या है बदल गया। तो भ्रष्टाचार जब बढ़ता है, तो भ्रष्टाचार बढ़ने पर न्यायिक तंत्र पर बड़े लोगों का, अमीर लोगों का कब्जा होता है। फिर संविधान की उस प्रस्थापना से हम बहुत दूर जाते हैं कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको उपलब्ध क्या है करवाएंगे। सर, अभी दो मुद्दों पे हम लोग की चर्चा बाकी रह गई है, एक न्यायपालिका और लोकपाल, और दूसरा मुद्दा है न्यायपालिका और आरटीआई तथा पारदर्शिता। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि न्यायपालिका और लोकपाल का क्या रिलेशन है, किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। इसको एक कहानी, एक अभी विषय उठा है इसी साल 2025 में, उसके माध्यम से समझ सकते हैं। एक हाई कोर्ट के एडिशनल जज साहब, उन्होंने उसी हाई कोर्ट के दूसरे जज को और इसके साथ ही एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडिशनल जज को एक प्राइवेट कंपनी के मामले में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। उनके खिलाफ शिकायत लोकपाल में हुई। लोकपाल में जब शिकायत हुई तो लोकपाल ने वहां पर उस शिकायत के बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा कि इस पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये जजेस भी लोक सेवक हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लोकपाल को कार्रवाई करने से रोक दिया। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लोकपाल उसकी जांच क्या है कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि हम मामले के मेरिट और डिमेरिट को देखने के बजाय, जो एलिगेशंस का मेरिट है उसको देखने के बजाय, हम यहां पर यह जांच करेंगे कि क्या लोकपाल जो संसद के कानून के तहत बनाया गया है, क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज के मामले की जांच कर सकता है कि नहीं कर सकता। और बहुत उसमें जो कमेंट दिया गया कि बहुत डिस्टर्बिंग बात है कि एक लोकपाल जो है अपने ही क्षेत्राधिकार को विस्तार करने की बात कर रहा है। तो ये इस साल घटना हुई। तो इसको कुछ लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक असुरक्षा को बताता है कि कोई भी दूसरी एजेंसी जजेस के करप्शन के या जजेस के ऊपर जो एलिगेशन है उनकी जांच नहीं कर सकती। हमारी जो आंतरिक व्यवस्था है, उस आंतरिक व्यवस्था के तहत केवल हम ही जांच करेंगे। और 15 अप्रैल 2025 को इस मामले की फिर सुनवाई होनी है। वहां पर हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन करता है। सर, इसी के साथ जो आरटीआई और पारदर्शिता है उसको किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि आरटीआई के इतर अगर थोड़ा सोचें तो 2017 से लेकर 2022 के बीच में भारत के 1631 ऐसे मामले भारत में जो जुडिशियल गवर्नेंस को लेकर, मिसकंडक्ट को लेकर, इंक्लूडिंग जुडिशियल करप्शन, ये विधि और न्याय मंत्रालय के पास पहुंचे। विधि और न्याय मंत्रालय ने इन सारे मामलों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेज दिया। हमें ये बिल्कुल पता नहीं है कि इन 1631 मामलों में क्या हुआ। नंबर 2, मतलब वो बातें निकल के नहीं आई। हाँ, कि क्या कार्रवाई की गई, हमें तो ये पारदर्शिता की कमी है, पारदर्शिता की कमी है। दूसरी बात ये है कि जजेस को भी अपनी प्रॉपर्टी को सार्वजनिक स्तर पर बताने की एक प्रक्रिया शुरू की गई थी। और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको लेकर खासा विवाद भी हुआ था और बड़े मुश्किल से, मतलब एक हाई कोर्ट के जज ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया तो उसके बाद उन्होंने घोषणा की। भारत में 1100 हाई कोर्ट के जज हैं, 34 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। 1134 जजों में से केवल 98 जजों ने अपने प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया है, जो संख्या 10% से भी कम है। और इसके साथ ही इंडियन एक्सप्रेस में मार्च में अभी पढ़ने को यह मिला है कि इस प्रोविजन को हटा लिया गया। जो कोर्ट चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के संदर्भ में पीयूसीएल के और एडीआर के फैसले में एफिडेविट जारी करके एफिडेविट में बताने के लिए कहता है कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी है और आपके ऊपर कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितने मुकदमे आपके ऊपर चल रहे हैं, वही कोर्ट अपने ऊपर, अपने जजेस के ऊपर ये चीज नहीं लगाता। तो इसको इंदिरा जयसिंह जैसे लोग भी कहते हैं कि पता नहीं पारदर्शिता का क्या हो रहा है। आरटीआई कानून में एक धारा है, धारा 8। धारा 8 में छूट दी गई है कि किसको आरटीआई कानून के तहत
जो लोक प्राधिकारी है, पब्लिक अथॉरिटी है, जो संविधान के तहत बनाया गया है, संसद के तहत बनाया गया है, सरकार के कानून, सरकार के आदेश के तहत बनाया गया है, या सबस्टेंशियली पब्लिकली फाइनेंस्ड संस्था है जो सरकार से पैसा लेकर चल रहा है, सरकार से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित है, वो सभी पब्लिक अथॉरिटी हैं। पब्लिक अथॉरिटी को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त करके उनको सूचना देना जरूरी है, लेकिन उसमें लिखा गया है, धारा 8(2)(b) में ये लिखा गया है कि जो उच्च न्यायालय है, न्यायालय से संबंधित मामलों को बताना या जाहिर करना जिसमें न्यायालय मना कर दे, जरूरी नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आरटीआई पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट उसे बताने की आवश्यकता नहीं रखता है। या फिर अगर कोई न्यायिक अवमानना का विषय है तो वहां पर भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट बताने से मना कर सकता है। तो इस आधार पर जो छूट मिली है उससे न्यायालय आरटीआई के दायरे से क्या है, बाहर हो जाते हैं। अब आप लोकपाल जैसे ओम्बुड्समैन के दायरे में नहीं है। अब आप आरटीआई के तहत पब्लिक अथॉरिटी होते हुए भी आप एग्जेम्पशन में जा रहे हैं, छूट में जा रहे हैं, आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कॉलेजियम में आप ऑफर नहीं करते हैं कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए और आप जो लोग जज बनना चाहते हैं आप अपने से क्या ऑप्ट करते हैं। वहां भाई भतीजावाद और पक्षपात के आरोप लग रहे हैं, वहां पर अंकल जज सिंड्रोम के आरोप क्या है लग रहे हैं, और इसके साथ ही क्या है कि ये फिर कैश कांड हो जा रहा है। फिर आप अपने ही मामलों में क्या कर रहे हैं कि खुद क्या है निर्णय लेने लग रहे हैं। तो ये सब जो चीजें इन्होंने बड़ा धुंध क्रिएट कर दिया, बहुत गहरी धुंध एक बन गई है। और न्यायपालिका ने अपने इंटरनल मैकेनिज्म को, अपने घर के भीतर की चीजों को अगर साफ नहीं किया तो न्यायपालिका जिस प्रतिष्ठा को भारत में अर्जित कर चुकी है, आने वाले कुछ वर्षों में उस प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाएगी, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन बहुत तेजी से अब चेंज भी हो रहा है। 1631 मामले बहुत होते हैं, 1631 मामले जुडिशियल गवर्नेंस में मिसकंडक्ट के होना, इंक्लूडिंग करप्शन, बहुत बड़ा है, और उस पर कुछ भी क्या आप बोल क्या है नहीं रहे। फिर रोस्टर वाला जो विवाद हुआ, तो रोस्टर वाले विवाद में 4 जज ये कह रहे हैं कि आपने हमको ये मामला, हम सीनियर हैं नहीं दे रहे, आप मनमाने सिद्धांत के आधार पर दे रहे हैं, आप इसको विषय या किसी विषय या जानकारी के आधार पर नहीं दे रहे हैं। रोस्टर वाले मामले में भी क्या है, न्यायपालिका की छवि बहुत दागदार हुई, और उसमें बाद में ये कह देना चीफ जस्टिस का आकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आकर, कि हम मास्टर ऑफ रोस्टर हैं और रोस्टर मैं अपने हिसाब से तय करूंगा, और किसी भी केस को किस कॉज लिस्ट में सूचीबद्ध करना है, किस बेंच को देना है, किस जज को देना है, ये मैं डिसाइड करूंगा। ये चीज न्यायपालिका के भीतर जो हो रही है, इसने न्यायपालिका की जो साख है, न्यायपालिका की जो कार्यप्रणाली को लेकर जो धुंध पैदा हुई है, उसमें पक्षपात की थोड़ी सी दुर्गंध आने लगी है, जिसके वजह से क्या है, भारत की न्यायपालिका की साख पर गहरा सवाल क्या है खड़ा हो गया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस बदकही चौपाल में हम लोगों ने 14 मार्च की जो घटना हुई, दिल्ली में घटित हुई, उसके प्रभाव को और उस तरीके के न्यायपालिका और करप्शन का जो मुद्दा दोबारा उठा, इसके अलावा अंकल जज सिंड्रोम की बातें जो दोबारा उठी, उससे रिलेटेड भाई भतीजावाद का क्या रोल है, इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा की। और अभी देखते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है, सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश क्या होता है। तो इसी तरीके के अन्य मुद्दों पे हम लोग जल्द ही मिलेंगे। और अभी तक जो हमारे चैनल पे नए सब्सक्राइबर आए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।